आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है अपनी क्लास में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल क्लियर है कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को शॉर्ट दूरी पर रख दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो डाइपोल होता है। तो मान लिया था ये हमारा था नेगेटिव चार्ज, ये हमारा था पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कहलाता है हमारा डाइपोल। और अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे खींच दूं तो ये लाइन कहलाती थी हमारी एक्सिल लाइन। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल इसके सेंटर से, तो ये लाइन कहलाती थी इक्वेटोरियल लाइन। एक चीज और बिल्कुल क्लियर है कि डाइपोल में सारी दूरियां हमेशा उसके सेंटर से नापते हैं। ठीक, और डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए एक टर्म होता है दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई जाती है। ठीक, ये चीजें बिल्कुल क्लियर थी। ठीक, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती थी अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जहां पे डी इन दोनों चार्जेस के बीच की क्या है, दूरी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि डाइपोल जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही दिखे। मैंने कहा था क्या पता कल को मैं आपको एक सर्कुलर आर्क दे दूं और बोल दूं कि इसके आधे हिस्से पे नेगेटिव चार्ज है, आधे हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, मैंने ये स्ट्रक्चर भी क्या है, एक डाइपोल। मतलब ज्यादातर केसेस में कोई जरूरी नहीं है कि जो है डाइपोल जो है, ठीक है, हमेशा ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट देखे। आपको इस तरीके का डाइपोल दिखेंगे, बहुत सारे सवाल हम करेंगे, ठीक है, जिनमें आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल पता चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा था कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने एक चीज निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में कि मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, ये मान लिया है हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा है प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अगर मैं इसकी एक्सिल लाइन पर कहीं भी डाइपोल मोमेंट निकालूं, अगर मैं इसकी एक्सिल लाइन पर कहीं भी डाइपोल मोमेंट निकालूं तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि डाइपोल मोमेंट हमेशा पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। कितना होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू आया था 2k इंटू पी बाई में आर क्यूब। याद रखें दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, एक्सियल लाइन पे फील्ड प्रीवियस क्लास में निकाल लिया था, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, समझ में आई बात। तो चलो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकालते हैं। याद रखें जो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक, तो पिछली बार की तरह मान लिया ये डाइपोल है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और इनके सेंटर से पास होने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। इस लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक, पिछली बार की तरह वही पुराने बेसिक असम्पशंस कौन कौन से, कि भाई साहब ये जो दूरी है इसको मैंने आर मान लिया, इसको मैंने आर सॉरी चलो इसकी जगह मैंने डी लिख दिया, ये दूरी है डी। सेंटर ऑफ डाइपोल से जिस भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लिया किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जो ये दूरी है, ये दूरी मान लो कितनी है, आर। ये दूरी मान लो कितनी है, आर। और पिछली बार की तरह एक बेसिक असम्पशन इस बार भी है, क्या है कि भाई साहब आर बहुत 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 छोटा है डी के कंपैरिजन में। ठीक, ये पूरा इतना जो है हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा एक बार देख लीजिए कैमरे में आ रही, तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली बार की तरह भाई साहब, ठीक है, समझ में, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को अलग से बना दूंगा आपके लिए। तो देखो ध्यान से, माइनस क्यू की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, अगर आप माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो हम ऐसे बना देते हैं कि भाई साहब ये लाइन है मान लिया। ठीक, तो इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स चार्ज, प्लस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। इस डायग्राम को मैं अलग से यहाँ पे पॉइंट क्या डायग्राम दिखा देता हूँ कि भाई साहब ये पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लस क्यू की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे माइनस क्यू की वजह से। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ये इसी डायग्राम को मैंने यहाँ जूम करके बना दिया है। ठीक,
तो अब आप खुद ही देखेंगे कि भाई साहब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से, कैसा स्ट्रक्चर होने की वजह से, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फील्ड क्या होंगी, बराबर होंगी। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फील्ड क्या होंगी, बराबर होंगी। इस फील्ड के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, माइनस क्यू वाले के भी, ऐसे ही प्लस क्यू वाले के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच रहा है। यानी इस केस में जो नेट फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी। ठीक, तो मुझे यार एक चीज और समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि भाई साहब अगर सोचो डाइपोल मोमेंट इधर है, ये डायरेक्शन कौन सी है, डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं एक चीज तो बिल्कुल समझ गया कि ई नेट कैसा है, एंटी पैरेलल है किसके, डाइपोल मोमेंट के, किसके, डाइपोल मोमेंट के। बाद में ये वैल्यू डायरेक्शन के साथ लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अच्छा और देख लो ध्यान से, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, समझ में आई बात। तो चलो लिख लेते हैं भाई साहब, हमारे पास जो ई नेट आया, वो कितना आया, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। ठीक, अच्छा ई की वैल्यू बोल दो। ई की वैल्यू तो आपको पता है कि क्यू बाई में ये वाली दूरी का स्क्वायर, ये वाली दूरी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये दूरी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। चल ये वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो। तो ई नेट मेरा क्या है, ई नेट मेरा क्या आया, 2, ई नेट मेरा क्या है, 2 इंटू में के इंटू में क्यू बाई में डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। थोड़ा विचार कॉस थीटा पे कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो cos थीटा की वैल्यू बेस आपको क्लियरली दिख रहा होगा, d डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया 2kq इनटू में d डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये है होल स्क्वायर था। ठीक है, ये होल स्क्वायर था और ये टू द पावर क्या हो जाएगा, 3/2। अच्छा जी, ठीक, समझ में आया। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लो, यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो ये हो गया 2kqd डिवाइडेड बाई, जल्दी बोल दो, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया कितना, आर का क्यूब, ये आ गया आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2 मर जाएगा, आर का क्यूब क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2। तो मैं क्लियरली दिख रहा होगा, क्या क्लियरली दिख रहा होगा, d की वैल्यू बहुत छोटी है r से, d की वैल्यू बहुत छोटी है r से, तो ये वैल्यू अपने आप कंपैरेबल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अपने आप कंपैरेबल टू क्या हो जाएगी, 0, गायब कर दो। तो सीधा सीधा ई नेट किसके बराबर आया, 2kqd डिवाइडेड बाई कितना, r क्यूब, डिवाइडेड बाई कितना, r क्यूब, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो 2d क्या है, चार्जेस के बीच का सेपरेशन, चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, 2d। ठीक, तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन यानी 2d मल्टीप्लाइड बाई चार्ज क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो बस इसकी जगह सीधा सीधा ई नेट की वैल्यू किसके बराबर, k इंटू में p बाई में कितना, आर क्यूब। डायरेक्शन हम देख चुके हैं, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, तो यहाँ माइनस साइन लगा के वेक्टर साइन लगा देता हूँ। यहाँ माइनस साइन लगा के क्या लगा देता हूँ, वेक्टर साइन, कि जो भी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, माइनस साइन ये बताता है कि फील्ड हमेशा कैसे बनेगी, उसके अपोजिट बनेगी। ठीक, तो एक बार ये रिजल्ट लिख लें। ठीक, डेरिवेशन अच्छे से देख लें, किसी स्टेप पे कोई डाउट हो तो आप एक बार पूछ लेंगे मुझसे कॉल करके। ठीक, चलिए, तो जो भी पढ़ा है हमने पिछले 2 लेक्चर्स में उसको ढंग से कंक्लूड करते हैं। ठीक, कि भाई साहब मान लो
मेरे पास एक डाइपोल है, सीधा सीधा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये कोई पॉइंट है P उसकी एक्सियल लाइन पे, ये कोई पॉइंट है P उसके एक्सियल लाइन पे, तो E ऑन एक्सियल लाइन क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बोलो क्या लिखा जाएगा, 2kp बाई में r क्यूब, जहां पे r क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P की दूरी। ठीक, समझ में आया। एक्सियल लाइन पे फील्ड उसी डायरेक्शन में बनेगी जिस डायरेक्शन में क्या है, जिस डायरेक्शन में क्या है डाइपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या लिखेंगे हम, k इंटू में p बाई में कितना r क्यूब, जो भी डाइपोल मोमेंट होगा फील्ड कहाँ बनेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी डाइपोल मोमेंट होगा फील्ड कहाँ बनेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, समझ में आया। कई बार रेशियो पूछ लेते हैं मैग्नीट्यूड का, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2:1, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि चाहे एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन हो, डाइपोल मोमेंट हमेशा कैसे बनता है, डाइपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, आर क्यूब के। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई बातें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम निकालने जा रहे हैं किसी भी जनरल पॉइंट पे, कल को मैं बोल दूं कि भाई साहब ये डाइपोल है, भाई ऐसे मान लिया, मैं बोल दूं यहां कहीं डाइपोल रखा था मेरा, माइनस क्यू प्लस क्यू, मेरे को बोला गया भाई साहब इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट बताओ, जनरल पॉइंट, एक्सियल लाइन पे भी पता है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी पता है। ठीक, मेरे को क्या बोला गया, किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे मान लो ये एंगल थीटा हो, मान लो ये एंगल कितना हो, थीटा हो, सेंटर ऑफ डाइपोल से ये जो है किसी भी एंगल थीटा पर कोई पॉइंट है, ठीक, किसी दूरी r पर, किसी दूरी r पर। ठीक, हमसे बोला गया भाई साहब किसी जनरल पॉइंट P पर बताओ, किसी जनरल पॉइंट P पर बताओ। ठीक, तो हमेशा देखो क्या करते हैं, ठीक, हेडिंग डाल दो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक, समझ में आई बात। चलो थोड़ा सा हेलो, ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये जो है हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक, समझ में, तो हमेशा एक काम किया करो, तुम क्या करो, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट कर दो, इस डाइपोल के क्या कर दो, दो कंपोनेंट कर दो। ठीक है, समझ में आई बात, ध्यान से देखना, मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ। ठीक, ये है पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये है हमारा डाइपोल इस डायरेक्शन में। ठीक, समझ में, ध्यान से देखना बिल्कुल डायग्राम, तभी समझ में आएगा आपके। ठीक, मान लो ये एंगल कितना हो, थीटा, हमेशा क्या करो, दो कंपोनेंट कर दो। ठीक, समझ में, अब अगर तुम दो कंपोनेंट करोगे, कैसे दो कंपोनेंट करो, ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट लिखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, समझ में आई बात, और दूसरा कंपोनेंट लिख दो इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट लिख दो इस डायरेक्शन में। तो तुम समझो ध्यान से, एक कंपोनेंट मैंने इस वाले डाइपोल का इस डायरेक्शन में लिखा, दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, और एक इस डायरेक्शन में लिखा। ठीक, समझ में, हमेशा मैंने क्या किया, ये जो ओरिजिनल डाइपोल था इसके दो कंपोनेंट बना दिए। ध्यान से देख लो फिर से, मान लो ये डायग्राम है और ये है हमारा डाइपोल, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे फील्ड निकाल ली, कुछ मत करो, इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट बनाओ, एक परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और एक ये। ठीक, समझ में आई बात। अब सुनना ध्यान से, अगर ये एंगल पता हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट होगा p sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा p cos थीटा। ठीक, समझ में आई बात, p sin थीटा और p cos थीटा। अब चुपचाप क्या करो, सुनना ध्यान से, पॉइंट P पर इस वाले डाइपोल की वजह से भी फील्ड होगी और इस वाले डाइपोल की वजह से भी फील्ड होगी, पॉइंट P पर इस वाले डाइपोल की वजह से भी फील्ड होगी और इस वाले डाइपोल की वजह से भी फील्ड होगी। ठीक, समझ में।
अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला जो डाइपोल है पी कॉस थीटा वाला, उसके लिए ये पॉइंट कैसा है, एक्सिल लाइन। कैसा है, एक्सिल लाइन। ठीक, समझ में आई बात। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो पी कॉस थीटा वाला डाइपोल है, इसके लिए पॉइंट पी कैसा है, एक्सिल लाइन। ठीक, और ऐसे ही जो P sin थीटा वाला डाइपोल है, उसके लिए पॉइंट P कैसा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर है, तो कैसा है, इक्वेटोरियल लाइन। कैसा है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, समझ में आया? तो पॉइंट P पर दो तरह की फील्ड हुई, एक P cos थीटा की वजह से, तो आप खुद ही जानते हैं कि एक्सियल लाइन पे फील्ड ऐसे ही बनेगी डाइपोल के अलोंग, तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक्सियल लाइन वाला। और इसकी वजह से कैसे बनेगी, अपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो गया, इक्वेटोरियल वाला। आप खुद ही देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, समझ में आया? तो कुछ नहीं, दोनों डाइपोल को 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों डाइपोल्स को 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर दो, जोड़ दो। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लिखा मैंने, डायरेक्शन तो आप अपने मन से देख लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लिख दो, एक्सियल कंपोनेंट। चलो, एक्सियल कंपोनेंट क्या लिखोगे, 2k। p की जगह क्या लिखा जाएगा, p cos थीटा डिवाइडेड बाई ये दूरी, यानी कितने का q, r का q। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल क्या लिख देंगे हम, k इंटू में p sin थीटा बाई में कितने का q, r का q। भाई में कितने का क्यू, आर का क्यू। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, के पी बाई में आर क्यू, इसकी जगह कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड पुट कर देते हैं इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, जेड पुट कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? तो तुम खुद ही देखो ध्यान से, ये सीधा सीधा हो जाएगा 2z cos थीटा, और ये हो जाएगा kp बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा z sin थीटा। अब आपको दोनों वेक्टर हैं 90 डिग्री पे जोड़ने हैं, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे जोड़ो तो ई नेट क्या हो जाता है, ई नेट क्या हो जाता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2z cos थीटा का स्क्वायर प्लस जल्दी जल्दी z साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा ढंग से करो, ये 2 का कितना हो गया, देखो ध्यान से, 4z स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस z स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, z स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आया? अच्छा, z स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा। ठीक, समझ में? को 4 से एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। चलो, ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह कम है। ठीक, तो चलो क्या आ गया, जल्दी जल्दी बोल दो। ई नेट आया स्क्वायर रूट ऑफ 4z स्क्वायर। ठीक, तो z स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, ठीक है, समझ में? z स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर। चलो थोड़ा ऐसे मत देखो, इस सीधा z स्क्वायर कॉमन ले लो, ई नेट, तो ये z कहाँ आ गया, बाहर। ठीक, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ई नेट लिखा जाएगा, z की वैल्यू मैंने कितनी मानी है, के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसी जनरल पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक, समझ में आई बात? ये किसी जनरल पॉइंट के लिए आ गया। अच्छा, तुम चाहो तो इसी फॉर्मूले से तुम बाकी के पुराने रिजल्ट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम खुद ही सोचो, जब ये घटते 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 यहाँ आ जाएगा, ठीक, समझ में? तो अगर एक्सेल लाइन पे बात करो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। फॉर्मूले में थीटा की जगह 0 पुट करो तो पुराना ही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, समझ में? तो हमने आज की क्लास में देखो 3 चीजें पढ़ी। ठीक, समझ में आई बात? हर एक बात अच्छे से नोट डाउन कर लें। आज के लिए बस यहाँ तक।